शर्मिष्ठा जी की भविष्यवाणियां जो हैं इस वक्त उन्होंने धूम मचा रखी है। जो बोलती हैं लगभग 99% सही हो जा रहा है। देश के लिए 2026 कैसा रहेगा? बहुत चैलेंजिंग, प्रोटेस्ट, थोड़ा टेररिस्ट अटैक का भी माहौल बनता है और अराजकता जिसको कहते हैं एनार्की, ये तो बहुत होने वाली है। क्या डॉलर जो लगातार 100 की तरफ भाग रहा है वो नीचे आएगा? पीओके 2026 में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, और क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 2026 में होगा या नहीं? इसमें ऐसा क्या है जो इनमें है और राहुल जी की कुंडली में नहीं है? राजयोग होना बहुत बड़ी बात है। कुंडली में ये है कि नहीं कि नरेंद्र मोदी 2029 में भी पीएम बनेंगे या नहीं? फिलहाल बात करते हैं राहुल गांधी की, जो कि सब आप हंसने लगते हैं तुरंत, ये क्या बात है? भविष्य अंधकार में है। राहुल गांधी जी का जो गोल्डन पीरियड है वो लगभग खत्म हो चुका है। कांग्रेस में राहुल वर्सेस प्रियंका, कांग्रेस का भविष्य इन दोनों में से किसके हाथ में है? ऐसा नहीं है कि प्रियंका गांधी कोई पीएम बनने वाले हैं। राहुल गांधी रास्ते में नहीं है तो अखिलेश जी के लिए रास्ता साफ होता है। ममता बनर्जी हारेंगी, जीतेंगी। ममता बनर्जी का ये जो है ये आखिरी टर्म। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कुंडली उनके फिर से मुख्यमंत्री बनने का इशारा कर रही है। जी एकदम। अखिलेश जी का क्या होगा? लेकिन 2027 योगी जी जीत रहे हैं। जी, राहुल जी को बहुमत तो मिलने से रहा, बहू मिलेगी। नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आज पाठशाला में हम इस नए साल का ही चैप्टर खोलने वाले हैं, क्योंकि सबको बड़ी उत्सुकता रहती है कि नया साल क्या लेकर आएगा। हर आदमी अपने हिसाब से तो जानना चाहता ही है, लेकिन देश में क्या होगा, देश कहां जाएगा, इसी रफ्तार से बढ़ेगा जैसे अभी बढ़ रहा है, या उस रफ्तार में थोड़ा स्पीड ब्रेकर कोई बनेगा, नहीं बनेगा, ये सबके मन में सवाल है। कहां इन्वेस्ट करें, सोना खरीदें, चांदी खरीदें, शेयर बाजार में पैसा लगाएं? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, किसका भविष्य कैसा है? अखिलेश यादव यूपी में क्या करेंगे? योगी पीएम की कुर्सी तक पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे? बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है। और इसलिए आज पाठशाला में हम जो चैप्टर खोलने जा रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला। आप देखिए, हमने जो ये सेटअप क्रिएट किया, इसमें साल का जो सबसे बड़े चेहरे रहने वाले हैं उनको लेकर हम सबसे धुरंधर भविष्यवाणी करने वाले हैं। क्योंकि धुरंधर की चर्चा हो रही है तो हमें लगा जो पॉलिटिक्स के धुरंधर हैं, देश के धुरंधर हैं, उनका भविष्य भी जानना जरूरी है। और इसके लिए हमने कुछ खास मेहमान बुलाए हैं। हमारे साथ शर्मिष्ठा जी मौजूद हैं, एस्ट्रो शर्मिष्ठा, जिनकी बहुत चर्चा है आजकल। बहुत बहुत स्वागत आपका। शर्मिष्ठा जी की भविष्यवाणियां जो हैं इस वक्त उन्होंने धूम मचा रखी है। आप उनकी भविष्यवाणियों की चर्चा कर लीजिए। जो बोलती हैं लगभग 99% सही हो जा रहा है। तो अब उनसे हम 2026 समझेंगे, लेकिन इसमें हमने थोड़ा उनके लिए भी चैलेंज रखा है। हमने, वो तो सितारे पढ़ लेती हैं, लेकिन हमने पॉलिटिक्स के सितारे भी बुला रखे हैं जो उनकी भविष्यवाणियों को चैलेंज भी करेंगे। हमारे साथ शहजाद पूनावाला हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ। ये सदैव चलता रहेगा। ये सदैव चलता रहेगा। हमारे साथ विवेक साइलस साहब है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ तहसीन पूनावाला हैं, वो हर पार्टी के प्रवक्ता हैं। पर एक चीज बताऊं शुरू करने से पहले, आपके पॉडकास्ट पर भी हम दोनों एक भाई आए थे एक साथ, और ठाकरे बंधुओं का यूनियन हो चुका है। तो कई लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि यहाँ पर भी यूनियन नहीं होगा। तो कर लीजिए ना फिर। नहीं, एक काम करते हैं ना, ये भी शर्मिष्ठा जी से पूछ लेते हैं कि ये दोनों भाइयों का यूनियन होगा। देखो, धुरंधर वहां पर है, डकैत और बकैत यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी की लैंग्वेज ही यही नहीं, लेकिन चूंकि नया साल है, अभी हंसी खुशी का माहौल है। साल जैसे जैसे बढ़ेगा तब तनाव बढ़ेगा ना, तो इसलिए अभी हम कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम शर्मिष्ठा जी का, कि इनकी कौन कौन सी भविष्यवाणियां सही हुई हैं और हम किन किन की आज बात करने वाले हैं, उस पर एक छोटा सा नजर डालें। 2029 में मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं? 2026 में राहुल गांधी के राजनीतिक करियर का कुछ होगा या नहीं? यूपी के मुख्यमंत्री फिर से योगी बनेंगे या अखिलेश यादव की वापसी होगी?
बंगाल में ममता का खेला होगा या मोदी मैजिक का कमाल होगा? पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 कब होगा? मोदी पीओके वापस कब लेंगे? साल बदल चुका है और नए नए सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे। किसकी कुंडली किस करवट बैठेगी? किसका शनि किस पर भारी होगा? राजनीति से लेकर देश विदेश की हर हलचल से जुड़े सारे सवालों का जवाब बस एक नाम ही काफी है, एस्ट्रो शर्मिष्ठा, जिनकी भविष्यवाणी का स्ट्राइक रेट करीब करीब 100% रहा है, जिनके कहे शब्द वर्तमान में भविष्य की छवि दिखा दे। और ये सिर्फ कहने सुनने की बात नहीं, इसके अनेकों प्रमाण मौजूद हैं। इन्होंने पहलगाम अटैक से पहले 4 अप्रैल को ही ट्वीट किया था कि देश में बड़ा आतंकी हमला होगा, पीएम मोदी के लिए मुश्किल वक्त आएगा, और हुआ भी यही। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद एस्ट्रो शर्मिष्ठा का वो ट्वीट खूब वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने 2025 में एविएशन सेक्टर में बड़े हादसे का जिक्र किया था। ट्रंप के आने की गारंटी से लेकर ट्रंप के टैरिफ अटैक से भारत को इकोनॉमिक चैलेंज की बात, उनका हर प्रेडिक्शन सटीक निशाने पर लगा। शेयर बाजार, सोना चांदी, कौन कितना चमकेगा, एस्ट्रो शर्मिष्ठा ने जो जो कहा सब कुछ एक्यूरेट बैठा। और आज पाठशाला की इस स्पेशल एस्ट्रो क्लास में 2026 कैसा रहने वाला है, प्रधानमंत्री मोदी के लिए कितना चैलेंज होगा, राहुल गांधी का खत्म हो चुका गोल्डन पीरियड लौटेगा या नहीं, इन सारे सवालों के सस्पेंस से पर्दा हट जाएगा। तो सबसे धुरंधर भविष्यवाणी का चैप्टर हम शुरू करें उससे पहले हमारे साथ स्टूडियो में जो जेन जी मौजूद है, अपने लिए भी आप लोग थोड़ा ताली बजा लीजिए। थोड़ा शर्मिष्ठा जी से ये भी पूछेंगे कि जेन जी स्टूडियो में तो आ गया, सड़क पे 2026 पे कब आएगा, नहीं आएगा? ये आप लोग आने वाले हैं सड़क पे? सड़क के माध्यम से ही आएगा। नहीं देखिए, ये जेन जी है, ये जेन डायनेस्ट नहीं है, इसलिए जेन जी देश का डेमोक्रेसी में विश्वास रखता है। ये सड़कों पे नहीं, संसद में जाएंगे, ये संसद में जाएंगे, ये संसद जाएंगे। गंभीरता से लेना चाहिए। अच्छा शर्मिष्ठा जी, पहले तो माहौल बहुत बन गया है और आपकी बड़ी चर्चा हो गई है कि आप जो भविष्यवाणी करती हैं वही सही निकलने लगा है, लेकिन आज हमने आपके लिए थोड़ा चैलेंज बढ़ा दिया है, क्योंकि आपको चैलेंज करने वाले सितारे भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो थोड़ा आपको तनाव हो रहा है या आप पढ़ के आएंगे आज मेरा सब दिन ठीक है? मैं जो पिछले 2-2.5 साल से कहती हुई आ रही हूँ उसी पे टिका हुआ रहना पड़ेगा, मुझे तो चेंज करने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम 2026 की बात करने वाले हैं तो पहला सवाल तो हमारा यही है कि देश के लिए 2026 कैसा रहेगा? आपको क्या दिखता है? भारत जिस गति से बढ़ रहा था इस साल, पिछले साल अगर हम बात करें 2025 में एक प्लेन क्रैश भी हो गया, ऑपरेशन सिंदूर भी हो गया, बहुत कुछ हो गया। 2026 भारत के लिए कैसा दिखता है? भारत के लिए 2026 जो है वो पहला 6 से 7 महीना बहुत चैलेंजिंग रहेगी, बहुत चैलेंजिंग। प्रोटेस्ट, छोटे छोटे बात पे, यही जो आप कह रहे थे, लोगों का रास्ते पे आना, सड़क पे आना, वोकल होना, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना, वो सब बहुत रहेगा। और थोड़ा टेररिस्ट अटैक का भी माहौल बनता है तो फिर वार का भी माहौल आ जाता है। और साइड बाय साइड जो है, यहाँ बात खत्म नहीं होती है, फायर इंसिडेंट, ट्रेजिड, स्मॉल छोटे छोटे ट्रेजेडीज, एक्सीडेंट, एयर एक्सीडेंट, एयर मिसहैप्स अगले साल जुलाई तक लगभग ऐसे ही बनी रहेंगी। पर उसके साथ साथ कुछ अच्छा भी होगा। राहुल सतभिषा में आया है, एकदम नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजिकल बात होगी, तो स्पेस मिशन, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, स्पेस इंजीनियरिंग, और ऐसे तो क्या होता है कि हम फॉरेन के कंट्रीज में सारे टेक्नोलॉजिकल बूस्ट होती है और हम बाद में इसको फॉलो करते हैं। पर एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है ना, इंडिया भी अपना कुछ एक बढ़िया प्लेटफॉर्म करेगा। दैट इज गोइंग टू बी हेड टर्नर फॉर ऑल द कंट्रीज। तो ये सारी चीज होने वाली है। हाँ, थोड़ी बहुत लोगों की जॉब तो जाने वाली है, पर स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में, मंगल का महादशा आया है, मंगल आर्द्रा नक्षत्र में है, तो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स की पार्टिसिपेशन, अलग अलग इनोवेटिव स्पोर्ट्स में जहां पे हमने कभी सोचा भी नहीं था, उनमें पार्टिसिपेशन और उनकी जो हमारी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्टिसिपेशन एंड परफॉर्मेंस, ये सारे अच्छी रहने वाली है। डिफेंस में हमारी जो एक्सपोर्ट है वो बहुत बढ़ने वाली है। तो यानी मोटे तौर पर आप कह रही हैं कि चैलेंजेस तो रहेंगे, लेकिन हम बहुत सारी चीजें अच्छी भी कर रहे होंगे। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं कि मान लीजिए 10 में आपको इस साल को भारत के लिहाज से नंबर देने हो कि
2 रहेगा, 3 रहेगा, 7 रहेगा, तो कितना नंबर आप 10 में देंगी देश के लिहाज से 2026 को? थोड़ा सा एक चीज बोलूंगी, 2026 जो है वो 25 से भी ज्यादा चैलेंजिंग होने वाली है, खाली भारत के लिए भी नहीं, पूरे विश्व के लिए। 2026 25 से भी ज्यादा बहुत ही अटपटा एब्सर्ड आने वाली है, पर भारत फिर भी डट के उसका क्या करेगा, कुछ नहीं होने वाला है। तो आई विल गिव मे बी 6.5। 6.5 और अगर एक मिनट इसमें अगर ये पूछ लें कि 2025 को आपने कितने नंबर दिए थे 10 में? 2025 का तो मैं बोलूंगी 7.5। ओ, तो उसका मतलब 2025 से नीचे जा रहा है, 6.5 पॉइंट हो रहा है। शहजाद पूनावाला, आपकी पार्टी की सरकार के लिए थोड़ी चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। देखिए, हम सरकारों की चुनौतियों को नहीं देखते, हमें चाहिए कि देश का भविष्य उज्जवल हो। हम पार्टी या व्यक्ति के भविष्य के पीछे नहीं, हम इनके भविष्य के पीछे पड़े हैं ताकि इनका भविष्य उज्जवल हो। और बाकी तो मुझे नहीं पता, पर हमारा अगला वर्ष होगा गीता। अब गीता सुन के सेकुलरवादी के कान ना फूके। गीता का मतलब जी फॉर ग्रोथ, 8.2% ग्रोथ हमने रिकॉर्ड कर दी है। आई से इंफ्रास्ट्रक्चर, 11 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। टी से टेक्नोलॉजी, अभी यूपीआई से लेकर मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी, जैम ट्रिनिटी सब कुछ देखा है। और ए से आत्मनिर्भरता, आज मोबाइल फोन यहाँ देश से एक्सपोर्ट होता है, टॉयज हम देश से एक्सपोर्ट करते हैं, और डिफेंस गुड्स भी 26,000 करोड़ के एक्सपोर्ट करते हैं। ये तो आत्मनिर्भर नेता भी नहीं ले पा रहे हैं। मैं उनके नेताओं पर एक और भविष्यवाणी की है। शर्मिष्ठा जी तो बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर है, मैंने भी की, छोटी सी। मैंने एक भविष्यवाणी राहुल जी की है। अगले 50 वर्षों तक राहुल जी की परफॉर्मेंस देखकर इनको एलओपी ही रखने वाले हैं देश की जनता। ये भविष्यवाणी लिखकर अच्छा, ये आपकी भविष्यवाणी सही है या नहीं? राहुल गांधी पे मैं उस पे ये भी कर रहे हैं। मैं आऊंगा। नहीं, उनके अखिलेश जी पे भी क्या हम भविष्यवाणी देखेंगे कि अखिलेश जी के लिए कमबैक दिख रहा है या नहीं दिख रहा है यूपी में? लेकिन अभी पहले दूसरा प्रश्न हम ले लेते हैं कि भाई देश के लिहाज से तो आप कह रहे हैं चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन फिर भी साल ठीक ठाक रहेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? मोदी जी के लिए पहला 6-7 महीना तो बहुत चैलेंजिंग है। जैसे मैंने कहा है कि प्रोटेस्ट, और ये जो क्या बोलते हैं, मोदी जी की कुंडली में राहु उनका बैठा हुआ है एग्जैक्टली 5 डिग्री 13 मिनट उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में। तो फरवरी के आसपास शनि जो है एग्जैक्ट डिग्री में उसको क्रॉस करेगा, वहां से ट्रिगर होनी शुरू करेगी कि जो कहते हैं कि टेररिस्ट अटैक होने की दोबारा चांसेस है। तो फिर वार होने की चीजें बढ़ जाती है। और अराजकता जिसको कहते हैं, एनार्की, ये तो बहुत होने वाली है। वायलेंस, एनर्की, और ऊपर से जो मैंने आपको कहा कि एक्सीडेंट, ट्रेजेडी, तो जुलाई तक तो बहुत ही मतलब चैलेंजिंग सिनेरियो है, चैलेंजेस है। उसके बाद जो मोदी जी स्ट्रिक्टली ये जो SIR वगैरह है, वाक बिल, NRC, CA, जो भी, मैं इतना नहीं समझती हूँ, शहजाद जी ये लोग बताएंगे, ये सारे जो पॉलिसी से ऐसा इम्प्लीमेंटेशन वो शुरू करेंगे जिसका फायदा आने वाले इलेक्शंस को तक दिखाई देगा। तो अनक्वेश्चनेबल है उनका जो अथॉरिटी दिखना शुरू होगा। पर हाँ, पहला 6-7 महीना थोड़ी चैलेंजिंग है। आफ्टर दैट ही विल देश के लिए भी और मोदी जी के लिए भी पहले 6 महीने चैलेंजिंग है। तहसीन पूनावाला, आपको इस मोदी जी के चैलेंज के लिए जो चैलेंज है उसमें कांग्रेस के लिए अपॉर्चुनिटी दिखती है? सबसे पहले तो थैंक यू शर्मिष्ठा जी, आप मुंबई से यहाँ पर आए तो थैंक यू। और इन्होंने शुरुआत में मुझे डकैत किया है तो बिल्कुल सही है। हम बिल्कुल सही है, हम दिल चुराते हैं, इनकी तरह नहीं कि आप लोगों का वोट चुराकर आप लोगों पे ही बोलो सड़क पे आ जाओ, प्रोटेस्ट करो, नहीं करो। बट ये सारी चीज़ें छोड़कर नहीं, देखिए, व्यक्तिगत तौर से हम सब चाहेंगे जितने भी जो भी हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो कि आदरणीय प्रधानमंत्री की जो सेहत हो, हेल्थ हो, वो ठीक हो और वो हेल्दी रहे, ये हम सब चाहते हैं। पॉलिटिकली भाजपा, कांग्रेस, विपक्ष और सरकार के बीच में हमेशा नोकझोंक होनी चाहिए, चैलेंजेस आनी चाहिए सरकार को, यही लोकतंत्र का मूल है। लेकिन देश आगे बढ़ना चाहिए, मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं। मनभेद कैसे होते हैं? आप डकैत हो, हम धुरंधर हो, ये जो चुचंदर वाली बातें ये हम नहीं करते। हम देश को आगे ले जाने की बात करते। तो देश आगे जाए, हम आपके साथ हैं, लेकिन देश को आगे ले जाने में सबका साथ, सबका विकास। अच्छा, इसमें एक चीज बताइए, क्या 2026 को छोड़ दिया 2026 में नेताओं की भाषा में कुछ सुधार होगा? होना चाहिए। ये नहीं दिखता, ये नहीं होगा, नहीं होगा। भविष्यवाणी मैं करता हूं, ये भविष्यवाणी मैं करता हूं। सॉरी शर्मिष्ठा जी, कुछ नहीं होगा, यही होगा। अच्छा, नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने बाद, 7-8 महीने ये बाद सब लेके चलते भाई, घर से नहीं निकल पाएगा। ठीक है, हिंदुस्तान के युवा उसको ऐसा डंडा मारेंगे। ये स्टेटमेंट के बाद किसको डंडे पड़ रहे हैं वोट के, अब जानते हैं। अच्छा,
पर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, वाद विवाद तो बहुत होता है, कटुता भी बहुत होती है, पर मैं ये चीज ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी में 2-3 प्रवक्ता है जो कभी भी पर्सनल नहीं होते और हमेशा मुद्दे पर बात रखते हैं। हो सकता है हम उनकी टांग ज्यादा खींच ले, पर विवेक जी उसमें से एक व्यक्ति है, तो मैं उनको नए साल में भी हमारी दोस्ती बनी रहे और इसी प्रकार से हम वाद विवाद करें। एक चीज मैं बता दूं दर्शकों को, मनभेद नहीं होने कि नेताओं की दोस्ती हमेशा बनी रहती है। आप इनकी डिबेट के चक्कर में मत पड़ा कीजिए, ये लोग बाहर बैठ के चाय पीते हैं, मजे करते हैं, ठीक है। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से किसी को बाहर कर देते हैं। आप कोई दूसरे चैनल के पत्रकार से नहीं मिलते, हम कौन सा लड़ रहे हैं? भारत वाले आज तक मिलने चले जाते हैं। हम कौन सा लड़ रहे हैं? हम तो लड़ते भी नहीं। विवेक भाई, आपके हिसाब से जो ये करे तो चमत्कार। अब हम यूनाइट हो गए। जो शर्मिष्ठा जी कह रही हैं, आपको लग रहा है कि देश के लिए आने वाले साल में चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं? देखिए, जैसा शर्मिष्ठा जी ने बोला, पहले तो आपको प्रणाम करता हूं। जैसे आपने बोला कि राहु का साल होगा और स्पोर्ट्स में हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं जेनजी के लिए पूछना चाहता हूं कि 7 फरवरी को जो हमारा T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें हिंदुस्तान की क्या स्थिति होगी, क्योंकि हमारे युवा बिल्कुल हम सब उस पर टकटकी लगा के देख बैठे हैं, क्योंकि हम उसको डिफेंड कर रहे हैं। खैर, ऑफ द रिकॉर्ड मैं अब दूसरी बात करना चाहता हूं। जैसा कि शहजाद ने कहा अभी चैलेंजेस रहेंगे ये वो, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप ये मुझे बताइए कि क्या डॉलर जो लगातार 100 की तरफ भाग रहा है वो नीचे आएगा कि ऐसे ही चलता रहेगा? जी, वो नीचे आएगा। 2027 में काफी 2027 में आप कह रही हैं कि नीचे आ रहा, मतलब ये और नीचे जाने की संभावना नजर आ रही है। जुलाई अगस्त के बाद वो धीरे धीरे बैलेंस जो हिंदुस्तान की ग्रोथ है, मैं बता देना चाह रहा हूं, अभी चीन की भी बात हुई थी। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट चीन से $116 बिलियन पहुंच चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी का अचीवमेंट है। जो हमारा जीडीपी में इंडियन मैन्युफैक्चरिंग थी वो 17% थी 2014 में, उसका कंट्रीब्यूशन अब उतार के 12% आ गया, जबकि 2025 तक भारतीय जनता पार्टी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने उसका टारगेट रखा था 25%, लेकिन वो उल्टा होकर 12% पे आ गया है। इन्होंने मोबाइल की बात की, हम मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैं मान रहा हूं मोबाइल एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन उसकी इंपोर्ट जो है चाइना से हो रही है, यहां असेंबलिंग होकर हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो कृपया आप लोग कंफ्यूज ना हो। और जहां जल्दी की बात है, आज 46 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। स्वास्थ्य और शिक्षा पे कोई बात करने के लिए तैयार पर विवेक भाई, इसमें आप लोग की बात कोई नहीं उठाता। विवेक भाई, इसमें एक चीज आपने अपने ही प्रश्न में अपना जवाब भी दिया हुआ है। आपने कहा कि चाइना से हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है, और उसकी बड़ी वजह वही है जो आप बता रहे हैं कि पहले क्या होता था कि मोबाइल सारे चाइना में बने और वो बिक जाते थे। अब भारत में असेंबल हो रहे हैं, और वो असेंबल करने में जो चीज हमारे यहां बनी नहीं रही वो रातों रात तो बनेगी नहीं। तो वो जो प्रोडक्ट आप वहां से मंगा के यहां असेंबल कर रहे हैं और यहां नौकरियां पैदा हो रही हैं, तो वो इंपोर्ट तो बढ़ेगा ही। बिना इंपोर्ट बढ़ाए कैसे होगा? रातों रात आप जमीन खोद के थोड़ी मोबाइल बनाने लगेगा। देखिए एक बात अगर रख दूं, आपकी अनुमति हो तो फिर आप उसको कंप्लीट कीजिए। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे देश में 2 मोबाइल फोन फैक्ट्री थी 2014 से पहले। आज इसी नोएडा में 100 से अधिक मोबाइल फोन फैक्ट्री पूरे उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई देगी, जहां पर मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर और असेंबल दोनों हो रहे हैं। और यहां तक कि एप्पल, गूगल, उन्होंने अपना लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी जो है वो भारत में चाइना से शिफ्ट किया है, और चिप भी बनाने का काम। अरे भाई, यहां पर तो कट्टे की फैक्ट्री होती थी, हमने तो डिफेंस कॉरिडोर पहली बार बनाया है, और AK-47 बन रही है उत्तर प्रदेश में। आप बनाते थे कट्टा, हम बनाते हैं। एक मिनट, बहुत देखिए मैं एक काम करूंगा क्योंकि देखिए बहुत सारे प्रश्न पूछने शर्मिष्ठा जी मुंबई से आई हुई हैं, इनका समय लेना है। क्या आपको नरेंद्र मोदी पे भरोसा है, नहीं है, क्यों है? सर, नरेंद्र मोदी जी पर पूरा भरोसा है। एक तरफ हम बात करते थे पहले कि हमारा आत्मनिर्भर भारत कैसा होगा, हमारा एक सपना था। आज हम देखते हैं कि आत्मनिर्भर भारत हमारा किस प्रकार से हो रहा है, और धीरे धीरे ये प्रगति के रास्ते पर चल रहा है। ये एक विश्वास है, युवाओं का विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के साथ, ये विश्वास है योगी जी के साथ, ये विश्वास है पूरे देश के साथ। तो नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और आगे बहुत अच्छा कार्य करते रहेंगे। ठीक है। चलिए, ये नरेंद्र मोदी पे लोगों का विश्वास है, नहीं है, ये तो आने वाले चुनावों में और पता चलेगा। लेकिन एक और सवाल जो सबके मन में है कि क्या पीओके 2026 में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, और क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 2026 में होगा या नहीं होगा? अब मैं इसको ऑपरेशंस नहीं बोलूंगी। अब कोई सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशंस, ये सब नहीं होने वाला। अब जो होगा, अब वार होगा पाकिस्तान के साथ,
हाँ, वार और ये 2026 में होगा मोस्टली जो चैत्र नवरात्रि के आसपास, जो मार्च अप्रैल में वहां पे होने की बहुत संभावना है, बहुत मैक्सिमम। मैंने तो 2024 में जब पहलगाम अटैक वगैरह नहीं हुआ था तभी कहा था कि पीओके 2025 में 2027 में यहाँ आ सकती है, और बिल्कुल आ सकती है। थोड़ा सा टाइम लूंगी। एक इंटरेस्टिंग चीज सबको समझ में आएगा, ये आपके बच्चों को भी यहाँ समझ में आएगा कि जब 1970 वार में पाकिस्तान का एक भूमिखंड टूट के अब जो हम जिसको बांग्लादेश बोलते हैं, तब एक्चुअली शनि जो है वो मेष राशि में गया था और साइड बाय साइड उनका शनि में केतु का अंतर्दशा चल रहा था। वही स्थिति बन रहा है अभी, सेम सिनेरियो जो 71 में हुआ। 71 में 2027 में शनि जो है मेष राशि में जाने वाले हैं, और अगले साल से शुरू हो रही है उनकी 1 साल के लिए, जो 2027 के मिडिल तक चलेगा, उनका केतु का साफ पीरियड। अब उनके देश में पाकिस्तान में सत्ता भी चेंज होगा, उनका जो अभी जो प्रधानमंत्री है वो जाने वाले हैं, मिलिट्री शासन वाले, वो तो उनके लिए आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। और भूमिखंड फिर से टूटना तो एकदम तय है। तो पीओके वो बचा के रख नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। लेकिन आप कह रही हैं कि 2026 मार्च के आसपास से एक फुल फ्लेजेड वॉर होगी भारत पाकिस्तान के लिए। अब भारत पाकिस्तान में अब फुल फ्लेजेड वॉर ही आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि स्ट्राइक जैसा कुछ नहीं है, तो इससे तो बड़ी ही चीजें हैं। शहजाद पूनावाला, आप लोग कुछ तैयारी कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो होगा वो देखा जाएगा, यहां पर बैठकर उसकी कमेंट्री नहीं होगी, परंतु एक चित्र मैं आपको अभी दिखा देता हूं, और मार्च 2026 के अभी से उसका नजर सामने आ रहा है। जो सबसे बड़ा इंटरनल वॉर था इस देश में वो था नक्सलिज्म के खिलाफ। 150 जिले थे जिसमें नक्सलिज्म प्रभावी था। आज 150 जिलों से सिकुड़कर मात्र 4-5 जिले बाकी है, और 26 मार्च आते आते नक्सलिज्म मुक्त भारत भी हम बना देंगे। बिहार को नक्सलिज्म मुक्त बना दिया है, झारखंड को बना दिया है, छत्तीसगढ़ में मात्र 2-3-4 जिले बाकी है, क्योंकि इनकी सरकार थी वहां पर बहुत लंबे समय तक, पर अब वो भी नक्सल मुक्त हो जाएगा। तो जो इंटरनल वॉर हमने लड़ी है और उसको भी समाप्त किया है, अब एक्सटर्नल वॉर तो हमने ट्रेलर तो दे ही दिया है। विवेक भाई, आपको लग रहा है पीओके आएगा? अरे भाई, मैं सिर्फ एक ही चीज बोल, 26/11 पे जो मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस देके बैठे हैं वो कम से कम बात ना करें। 26/11 के बाद इन्होंने कुछ नहीं किया। पीओके की बात है सुशांत जी, जहां तक पीओके की बात है, तो 18 मई 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंबई में भाषण देते हुए कहा था कि सरकार मोदी जी की बना दीजिए, 6 महीने में पीओके हमारे पास आ जाए। बिल्कुल। तो 6 महीने बीते नहीं, कितने महीने बीत गए वो हम देख रहे हैं। दूसरी बात, डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि पीओके तो खुद ब खुद हमारे पास चला आएगा। कभी वो कहते हैं हम सिंध पे कब्जा कर लेंगे। हकीकत यह है कि आज नेपाल जो है वो उत्तराखंड और हिमाचल को अपना बताता है। बांग्लादेश जो है हमारे उत्तर पूर्व के राज्यों को, 7 राज्यों को अपना बताता है। चीन जो है अरुणाचल प्रदेश में घुसा जा रहा है। चीन अपने रक्षा ठिकाने बांग्लादेश में बना रहा है, चाहे वो सबमरीन बेस हो, चाहे वो वायुसेना का बेस हो, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं। और मैं ये चाहूंगा सुधांशु जी, एक मिनट, योगी जी की कुंडली जरूर दिखवा लीजिए। अभी दिखलवाऊंगा। हाँ, तो कुंडली खोलोगे ना योगी जी की, उसमें देख लेना कि ये अंसारी योग और ये अतीक योग क्या निकला उसमें। ये अंसारी और अतीक की कुंडली की चिंता करते थे, मिट्टी में मिलाते, योगी जी की भी कुंडली खोलेंगे, अखिलेश जी की भी खोलेंगे, और अभी राहुल जी की भी खोलने वाले हैं। लेकिन पहले मैं चाहूंगा जरा ये बड़ी स्क्रीन पे मोदी जी की कुंडली एक बार दिखाइए। शर्मिष्ठा जी, ये मोदी जी की कुंडली जो है ये देखिए पीछे दिख रही है। इसमें सबसे स्पेशल बात क्या है कि नरेंद्र मोदी चुनाव हारते ही नहीं है, जो इतने साल से पहले गुजरात में मुख्यमंत्री, फिर 3 बार के प्रधानमंत्री। इसमें ऐसा क्या है जो इनमें है और राहुल जी की कुंडली में नहीं है? बहुत कुछ है, एक चीज नहीं है, एक राजयोग नहीं है, बहुत कुछ है। और देखिए, हॉरोस्कोप को बहुत सारे लोगों को जो एस्ट्रोलॉजी नहीं भी समझते, उनको एक चीज पता है, राजयोग होना बहुत बड़ी बात है ना। मेरे पास कोई राजयोग है कि नहीं बताइए, मतलब जैसे राजा, एक राजयोग नहीं, आपके सारे प्लैनेट्स एक दूसरे से बैलेंस पे और सपोर्ट पे होनी पड़ती है, और प्लैनेट्स में इतना स्ट्रेंथ होनी पड़ती है। राजयोग इज लाइक व्हाट, यू नो, पेरेंट्स, सबके पास पेरेंट्स है, ऐसे कोई भिखारी भी नहीं। मतलब समझिए कि क्रिकेटर का बैट है। हाँ, अगर वो बैट बहुत अच्छा है ठीक है, लेकिन आपका फुटवर्क अच्छा होना चाहिए, स्विंग आपका अच्छा होना चाहिए। yes, तो आपके राजयोग में कितनी दम है, कितना स्ट्रेंथ है, ये है उनका जो सबसे लग्न में बैठा हुआ है ना, जो विपरीत राजयोग, सॉरी क्या बोलते हैं, नीचभंग राजयोग, और एक्चुअली उनको बना रहा है यहाँ पे उनका चंद्रमंगल योगा प्लस रुचक योगा, 3 योगा एक साथ पहले ही घर में लग्न में बन रहा है। एंड दिस इज एक्चुअली अमेजिंग। ये उनको बहुत बड़ी स्ट्रेंथ दिया है। 9th हाउस का मालिक 1st हाउस में आके लग्न में, खैर वो तो मैं इतना टेक्निकली अच्छा, लेकिन इस कुंडली में ये है कि नहीं कि नरेंद्र मोदी 2029 में भी पीएम बनेंगे या नहीं, ये मैं आगे पूछूंगा, थोड़ा सस्पेंस दर्शकों के लिए रखते हैं। लेकिन
फिलहाल बात करते हैं राहुल गांधी की, जो कि सब आप हंसने लगते हैं तुरंत, ये क्या बात उनका है? भविष्य अंधकार में है, उनका भविष्य आपने ये देखो, ये बुरी बात है, गलत बात है। यहाँ पे बैठ के उनके भविष्य की कामना करेंगे, सुनिए ना 5 सेकंड, भविष्य की कामना करेंगे और वहां पे टिकट मांगेंगे तो बोलेंगे चलो भागो। नहीं, पूछिए। जब आप भारत का भविष्यवाणी करते हो तब आप बर्थ डेट 15 अगस्त 1947 देखते हो कि नहीं बहुत, दैट्स हाउ यू हैव टू सी इट, इट इज लाइक दैट, तो वही आप देखते हो। और दूसरा, मोदी जी का समय है आपके पास बर्थ का, मैं आई एम आस्किंग उसके लिए, ओके, तो भारत का 12 बजे देखते हो, 15 अगस्त 12, यस, वो तो पाकिस्तान का, सॉरी, क्योंकि वो 12 AM करेक्ट, 15 अगस्त, और पाकिस्तान का 14 अगस्त, यस, एक दिन पहले, और वापस 12 AM देखते हो आप? Yes. ओके, थैंक यू, जस्ट टेक्निकल सवाल में पूछ रहा था। तो अब हम आ जाते हैं राहुल गांधी के भविष्य पे। राहुल गांधी का भविष्य जो है वो आपको क्या दिखता है कि 2026 में राहुल गांधी का प्रदर्शन कुछ इंप्रूव होगा, उनकी अथॉरिटी बढ़ेगी देश की पॉलिटिक्स में, उनके लिए 2026 कैसा है? राहुल गांधी जी का जो गोल्डन पीरियड है वो लगभग खत्म हो चुका है। तो आप ये गोल्डन पीरियड में एलओपी है, आ रही हूँ इसमें मैं, ये मुझे आज तक में भी यही सवाल पूछा था, तो ये उनका गोल्डन पीरियड था जो लगभग अब खत्म हो चुका है। इसके बाद कौन सा पीरियड आएगा? एक आ रही हूँ इसमें उसके बाद संघर्ष पीरियड, नहीं आप कह सकते हो कि गायब हो जाना पीरियड। सो एक्चुअली एक ट्वीट आप मेरा बहुत दिखाए थे पहले वीक की, जो जिस ट्वीट में मैंने लिखा था कि 4 अप्रैल के बाद कोई मेजर टेररिस्ट अटैक हो सकता है, उसी ट्वीट में नीचे लिखा हुआ था, जो पिछले साल मैंने किया, मार्च में मैंने किया था, फरवरी में, कि राहु को सतभिषा में आने दीजिए, फिर कांग्रेस का या फिर राहुल गांधी जी का उनका जो डिफेमेशन, डाउनफॉल, लोगों का दोषारोप आपस में, ये सब बहुत बढ़ने वाली है। और वो नवंबर में आया है, तो उनके ऊपर फिर से केस होना, ये सब धीरे धीरे शुरू हुआ है। और बिहार का परफॉर्मेंस तो हमने देख ही लिया है, तो मुझे नहीं लगता है कुछ भी ऐसी कुछ खास होने वाला है उनके लिए। तो अभी मुझे अगर पूछे एस्ट्रोलॉजिकली, मैं तो उनको नहीं जानती हूँ, राइट, एस्ट्रोलॉजिकली उनकी कुंडली के हिसाब से, उनकी दशा के हिसाब से, ये सारा चीजें देख के उनके लिए एलओपी जो पद है इसको टिका के रखना ही उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाए। देखिए, उनके लिए एक चैलेंज तो और खड़ा हो गया है, जो कि अभी हमने हाल में ही देखा है कि राहुल गांधी विदेश में थे और यहाँ प्रियंका वाड्रा का एक गुट खड़ा हो गया कि प्रियंका जी जो हैं उनको प्रधानमंत्री बना देते तो बांग्लादेश आ जाता। तो कांग्रेस में राहुल वर्सेस प्रियंका, कांग्रेस का भविष्य इन दोनों में से किसके हाथ में है? भविष्य किसके पास, ये बोलना एस्ट्रोलॉजर, हाँ कांग्रेस की कुंडली भी मेरे पास है, पर मैं इससे पहले प्रियंका गांधी जी की कुंडली में आ गई। उनकी जो है ना, अगला साल शुरू होने वाला है, गुरु का एक पीरियड शुरू होने वाला है, और गुरु जो है उनके हॉरोस्कोप में ना 10th हाउस का मालिक है, और वो इंद्र अंशा में है, तो उनकी जो सुपीरियरिटी, भाई के ऊपर जो रिक्लाइन करके चलना, ये सब अभी हटने वाला है। शी विल बी राइजिंग। अब किस तरीके से, कहाँ किया वो मुझे नहीं पता, सो ऑब्वियसली शी विल बी राइजिंग। अब हो सकता है उनका पद थोड़ा और बढ़े। ये प्रियंका जी की कुंडली है। अब प्रियंका जी और राहुल जी की कुंडली आप कंपेयर करती हैं, तो किसकी कुंडली ज्यादा स्ट्रांग है? देखिए, हर एक की कुंडली में थोड़ा थोड़ा सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि प्रियंका गांधी कोई पीएम बनने वाले हैं, वो वो भी नहीं बनने वाली हैं। नहीं, मैक्सिमम अगर प्रियंका गांधी कुछ बनेंगे तो मुझे लगता है किसी प्रदेश का वो सीएम बन सकते हैं। पर हाँ, अभी तो जो अगला साल है 2026, शी विल बी राइजिंग, तो हो सकता है उनका वोकल होना, वो अपनी भाई से अलग तो नहीं बोलूंगी, उनके ऊपर जो रिक्लाइन होना, सपोर्ट सिस्टम उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। शी विल बी, आई मीन, कॉन्फिडेंट एनफ, अच्छी ड्यूटीज निभाना, वो सब अच्छा कर सकते हैं। तहसीन पूनावाला, राहुल गांधी का भविष्य तो इनको नहीं दिख रहा यहां से आगे, लेकिन प्रियंका का भविष्य दिख भी रहा है तो सीएम से आगे नहीं दिख रहा। देश का भविष्य आगे होना चाहिए। देखिए, हम यहाँ पर राम की बात करते हैं, रोजगार, एआई और मिलन, कि देश सुख से चले। ये बात करेंगे अतीक की, मुख्तार की, इनका यहीं पर है, इनका यहीं तक है। हमारा राम है, इनके मुख्तार है, हमारा राम इनके अंसारी है, यहीं पर है। मैं बता रहा हूं, अरे जितना बाबर को हम नहीं जानते उतना इन पर रिसर्च है कि बाबर कौन है, बाबर का बॉयफ्रेंड कौन है, सब भाजपा वाले जानते हैं। सच है, बाबर का बॉयफ्रेंड भाजपा की राजनीति ए पे चलती है। ए फॉर औरंगजेब, ए फॉर अतीक, ए फॉर अंसारी, इसके बिना इनकी राजनीति। ये ए फॉर आप लोगों के लिए कुछ भाजपा की पॉलिटिक्स छोड़िए, आप बताइए। अब मैं बताता हूं, आपको भी ये लगता है राहुल गांधी पीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाएंगे? मुझे लगता है कि अगर गांधी परिवार की बात करें, क्योंकि स्पेसिफिक आपका सवाल है, पिछले 40 वर्षों से इस परिवार ने कभी भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा नहीं। इनफैक्ट सोनिया जी बन सकती थी, उन्होंने नहीं बना, वो नहीं बने पीएम। और जो आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, जहां तक मैं प्रियंका जी को जानता हूं, आई डोंट थिंक अगर कांग्रेस सत्ता में भी आई तो शी वुड वांट के गांधी परिवार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। वो चाहिए कि केपेबल व्यक्ति, जैसे
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, वो प्रधानमंत्री बने। चलिए, यानी ये भी मान रहे हैं कि गांधी परिवार का कोई पीएम नहीं बनने वाला। छोटा बोलिएगा। वो उनका उनकी भविष्यवाणी, मैं उससे क्यों चैलेंज कहता हूं कि इससे बड़ी क्या उपलब्धि हो सकती है कि जो कल तक राम जी को काल्पनिक और रोम रोम कर रहे थे, आज बोले राम हमारे हैं, राम हमारे हैं। अरे भाई यही काम हो गया। और एक मिनट, अरे अभी रुकिए, अभी अखिलेश जी तक भी पहुंचना है। एक वाक्य में इनकी जो समेशन आई है कि राहुल जी का ग्राफ नीचे जा रहा है, बहन का ग्राफ, तो भाव काल के बदले बहन काल शुरू हो चुका है। और तहसीन पुनावाला यहाँ पे गंभीर है, पीछे से मुस्कुरा रहे हैं, पीछे से एकदम मुस्कुरा रहे हैं। सिर्फ तहसीन थोड़ी मुस्कुरा रहे हैं, विवेक भाई भी मुस्कुरा रहे हैं, उनको भी दिख रहा है। भाई अगर राहुल गांधी रास्ते में नहीं है तो अखिलेश जी के लिए रास्ता साफ होता है, वो इंडिया अलायंस के बड़े नेता हैं, तो उनके लिए अब लेकिन है कि नहीं कुंडली में, अभी थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। आप में से किस किस को लगता है कि राहुल गांधी कभी पीएम नहीं बन पाएंगे? हाथ खड़ा करके बताइए। अरे तेरी, बहुत सारे लोगों को लगता है। तो आपकी ये जेनजी की भविष्यवाणी है। नहीं, न्यूट्रल। 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, ये जानबूझ के गिनवा रहे हैं, जानबूझ के गिनती नहीं, कितने मेजॉरिटी लाइव की तरह। अच्छा, कितनों को लगता है पीएम बन सकते हैं? अब वो आंकड़ा खड़ा कीजिए, कितने को लगता है राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं? ये नहीं करवाना चाहिए था। ये बहुत शरारती आदमी है। देखिए, ये 2 लोगों को लगता है बन सकते हैं, 10 लोगों को तो आपने गिना कि नहीं लगता है, और बाकी जो है वो कह नहीं सकते वाले थे। वोट चोरी बोलेंगे, वोट चोरी हो गया। अभी न्यूट्रल थे, बने ना बने मुझे फर्क नहीं पड़ता वाला हिसाब है। ठीक है, तो अच्छा, इनसे पूछो अखिलेश या राहुल? अखिलेश या राहुल? क्या बोल रहे हैं बेचारे? मैं कहूं पूछो सवाल हुआ नहीं। मोदी जी अमित शाह, मोदी जी है, मोदी जी अमित शाह बता दिए, हो गया। तो आप ऐसा सवाल के बाद सब कार्य करता है, हम लोग सारे कार्य करते हैं। अच्छा ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा पीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंचेंगे, ये आप बड़ी भविष्यवाणी कर रही हैं। लेकिन मैं एक ही बोलूंगी, अब अगर 2045 या 2047 तक, इसी के आसपास कह सकते हो कि वहां तक अगर बीजेपी की ही सरकार चलती रहेगी तो इनका टाइम कब आएगा? ओके, आप कह रही हैं 2047 तक बीजेपी की सरकार रहेगी? जब तक शनि अभी शनि जो है वो मीन राशि में है, जब तक वो कर्क राशि में, दूसरा जल राशि जो वहां पे नहीं जाता है, तब तक तो जो पावर में जो पार्टी है, जो आइडियोलॉजी के लोग हैं, हॉरोस्कोप तो और कुछ नहीं दिखता है ना, इसी तरीके से आइडियोलॉजी के लोग हैं, उनका जाना तो मुझे दूर दूर तक नहीं दिखता है। वो मीन राशि में आया कब था? मीन राशि में तो अभी इसी साल आए, तो तब से लेकर तब तक कोई चेंज नहीं है, तो जो चल रहा है उसी की कंटिन्यूएशन चलेगी 2045 2047 तक। एनडीए बोल सकते हैं। तो जो चेंज होने का चांस था वो इसके पहले ही था, जो नहीं हुआ? नहीं, तब पहले भी नहीं था, अब तो और भी नहीं है। अब और नहीं है, एकदम ही नहीं। शहजाद पूनावाला ये बड़ी भविष्यवाणी कर रही है 2047 तक। देखिए ऐसा है, मैं इसमें एक ही बात ऐड कर दूं, फिर तहसीन बोले कि कई लोगों को 24 के बाद लगा कि हम महाराष्ट्र हारेंगे, ये दोनों भविष्यवाणी करते थे शो में मेरे साथ, हार गए। फिर हरियाणा, दोनों भविष्यवाणी करते थे, फिर बिहार, फिर दिल्ली। शहजाद एक मिनट, तो जीतोगे। आप जिसको भविष्यवाणी 6 महीने में 45 लाख वोट, कोई नेता कभी बोला मार रहे हैं, अमित शाह भी बोलते थे कि बंगाल जीतेंगे, नहीं जीते, तो सब ऐसे ही बोलते हैं। एक सेकंड, अभी हम ये कह रहे हैं कि भाई देखिए ऐसा है, एक होता है हकीकत से जुड़े हुए होना। हम बंगाल में कोई चुनाव नहीं हारे, हम 3 से 77 पर पहुंचे, ये 6 पर पहुंच गए भाई बिहार में। और कितना है, देखो मैंने एक एनालिसिस किया है, नहीं आपसे नहीं, मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा। आपको तो सम्मानित जगह दी गई है जनता के द्वारा। सुनिए ऐसा है, एक सेकंड सुनिए, ऐसा है कि कांग्रेस में राहुल जी ने एक संकल्प लिया है। महात्मा गांधी की एक भविष्यवाणी थी कि कांग्रेस नामक दुकान बंद कराओ, राहुल जी ने बोला ये भविष्यवाणी मैं पूरा करके जाऊंगा, चाहे कुछ और करूं ना करूं। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी आप बंगाल में 3 से 77 होने को जीत बता रहे थे, अभी अगला चुनाव बंगाल ही है, थोड़ा बंगाल के बारे में बताइए, क्योंकि एक ऐसा ये किला है जो बीजेपी नहीं गिरा पा रही है। क्या बंगाल में 2026 में जो चुनाव होगा वो ममता बनर्जी हारेंगी, जीतेंगी, बीजेपी सरकार बनाएगी, टीएमसी सरकार बनाएगी, क्या होने वाला है? 2024 से बता रही हूँ एक ही चीज, अभी मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ कि ममता बनर्जी का ये जो है ये आखिरी टर्म है, आखिरी टर्म है। और मैंने ये भी बोला है, मैंने ये भी बताया है कि जब 2025 का जून जुलाई आएगा, वहां से उनकी बड़ी चैलेंजिंग टाइम शुरू होगी। और तीसरा, इस साल की स्टार्टिंग में बताया है कि
कागज तो दिखाना पड़ेगा। तो सबने कहा कि ये तो कब से बोल रहे कागज तो दिखाना पड़ेगा। और मुझे इस सारे चीजों की मतलब कोई, अब मैं तो एनालिस्ट नहीं हूँ, यहाँ पे सबको पता होगा, शहजाद जी को पता होगा, SIR क्या चीज तो मुझे पता ही नहीं था। पर मंगल का महादशा शुरू हुआ है, मंगल भूमि कारक है, भूमिपुत्र है, वो मतलब हमारी जो भूमि को रक्षा करता है, योद्धा है। तो आप अपनी भूमि को रक्षा तो उसी में करेंगे ना। आपके भूमि में अगर कोई और घुस जाए तो उसको तो रक्षा करना नहीं कहते। तो मंगल का महादशा शुरू है, मंगल आर्द्रा नक्षत्र है। तो मुझे ये चीज पता था कि क्लीनिंग तो होगी। अब यही क्लीनिंग इनको पकड़ लेगा, ये मुझे कुछ आइडिया नहीं था। SIR क्या चीज तो पता ही नहीं था, ये तो इसी साल पता चला। शर्मिष्ठा जी के लिए इनकी भविष्यवाणी, देखिए भविष्यवाणी सही गलत दोनों हो सकती है, लेकिन इनकी भविष्यवाणी को लेकर मैं एक चीज कहूं, जब इन्होंने जनवरी फरवरी में मेरे ख्याल से प्रेडिक्ट किया था कि देश में बड़ा आतंकी हमला होगा और नॉर्थ की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, तब सबको लगा था कि कहां से ही हो जाएगा। लेकिन पहलगाम हुआ तो सबको एकदम से ध्यान आया कि आपने ऐसा कहा था। जब आपने कहा था कि देश में प्लेन क्रैश होगा, तब ऐसी कोई चर्चा तक नहीं थी दूर दूर तक, या एविएशन सेक्टर जो है वो एकदम नीचे आ जाएगा। अब पिछले साल आप 2 घटनाएं याद कीजिए, एक तो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश और दूसरा इंडिगो वाला जो क्राइसिस हुआ। तो वो क्या है, जब चीजें हो नहीं रही होती हैं तब पता नहीं चलता, लेकिन दिखने लगती हैं। जैसे अभी अगर विवेक भाई बात करें बंगाल की, बंगाल में ममता बनर्जी को लेकर सड़क पर प्रदर्शन होना, ये सब जो हुआ वो हमने देखा है। लेकिन अभी हाल में जिस तरीके से हुमायूं कबीर ने पार्टी बना ली, वहां पे बाबरी का मुद्दा बड़ा होने लगा, मुसलमान एकदम से जो ममता बनर्जी का कोर वोट बैंक है वो एकदम से चैलेंज किया जाने लगा किसी ऐसे व्यक्ति से जो खुद उनकी पार्टी में रहा हो। तो ऐसी परिस्थितियां क्या आपको लगती हैं कि ममता बनर्जी को बीजेपी चैलेंज कर पाएगी, या ये भविष्यवाणी सही हो पाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि आपको मैं याद दिला दूं कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से हुमायूं कबीर चुनाव लड़ चुका है। और जहां तक हमारा आकलन है, हमको ऐसा लगता है, प्रतीत होता है और प्रमाणित भी होता है साथ साथ सुशांत जी, कि कहीं ना कहीं हुमायूं कबीर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उनके एजेंट। हाँ बिल्कुल। 2021 में भी अगर आप देखिए तो सब यही हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। माननीय प्रधानमंत्री वैसे बांग्लादेश में कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जब बंगाल में चुनाव होता है तो बांग्लादेश जाके मतुआ मंदिर में सर झुकाते हैं ताकि मतुआ जो कम्युनिटी का वोट है वो हमको मिल जाए और हम चुनाव जीत जाए। तो ये ध्रुवीकरण और ये तुष्टीकरण की राजनीति है भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री लगातार करते आए हैं। आपको याद होगा किस तरह से उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली थी और रविंद्रनाथ टैगोर बनके वो गए थे, लेकिन वो सब फ्लॉप हो गया जब उन्होंने दीदी और दीदी किस तरह से ममता जी को बोला था। तो आप कह रहे हैं ममता बनर्जी नहीं हार रही है? मुझे लग रहा है कि ममता जी जो 213 सीट जीत के आई थी 288 में, इस बार उनका आंकड़ा जो है 225 के ऊपर होगा। चलिए, ये आपको चैलेंज कर रहे हैं कि आपकी भविष्यवाणी गलत होगी। तहसीन, बंगाल ममता बनर्जी हारेंगी? देखिए, मैं ये नहीं जानता हूँ ममता जी हारेगी या नहीं हारेगी, लेकिन टीएमसी की सरकार जरूर बनेगी। ये मुझे लगता है इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। दूसरी चीज, मैं इनसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के साथ जो कत्लेआम हो रहा है उस पर वर्तमान सरकार कुछ कह नहीं रही है। कोई और सरकार होती भारत में, कोई भी सरकार होती, वो बांग्लादेश को बुलाकर ठीक कर देती। 13 मिनट का काम है बांग्लादेश को ठीक करना। 13 दिन में हमने नया मुल्क बनाया था। बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। रेफ्यूजी पॉलिसी नहीं है। मैं सिटीजनशिप पॉलिसी की बात नहीं कर रहा हूं, ये बोलेंगे रेफ्यूजी पॉलिसी नहीं है। और बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में जाकर चुनाव लड़ना है। क्या सोचते होंगे वहां के लोग? वोट आपको सबका चाहिए। वहां पे बाबरी मस्जिद बन रहा है, वो हुमायूं कबीर भाजपा का एजेंट है। हर एक मुसलमान, मैं बहुत ओपनली बात करता हूं, जानता है कि पोलराइजेशन का फायदा भाजपा को होगा। फिर क्यों कर रहे पोलराइजेशन? तो आप कह रहे हैं, सुनिए तहसीन, आप कह रहे हैं कि मुसलमान हुमायूं कबीर के साथ दिख रहा है, वो किसका एजेंट है? नहीं, मैं नहीं कह सकता। सुनिए ना, मैं कह रहा हूं कि मुसलमान है, मैं कह रहा हूं वो जो मुसलमान ईंट लेकर, पत्थर लेकर, पैसे लेकर आ रहा है वहां पर, लाखों की संख्या में दिख रहा है, वो जाएगा, लेकिन वोट ममता बनर्जी को देगा। आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि सऊदी अरेबिया से अगर कोई आते हैं मौलाना साहब मस्जिद के लिए जो फाउंडेशन स्टोन रखने के लिए, तो उनको वीजा कौन देते हैं? ममता बनर्जी देती है या केंद्र की सरकार देती है? और जब वीजा लेते तो आपको पता है ना क्यों आ रहे, क्यों ये ध्रुवीकरण हो रहा है, सेंट्रल फोर्सेस क्यों आ खड़े? नहीं, एक मिनट, हाँ ठीक, बोलिए। मुझे जवाब, और देखो मैंने शांति से सुना, कोई सुनना पड़ेगा, लेकिन बहुत लंबा नहीं, बहुत लंबा, एक एक वाक्य में, पर ये बिदकने लगेंगे ना। अभी देखिए, इन्होंने कहा, पहले इन्होंने कहा दाढ़ी पे कि दाढ़ी हम रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर जी की तरह रख रहे हैं। अरे सद्दाम हुसैन से तो अच्छी दाढ़ी रखी ना हमने। वो सद्दाम हुसैन वाली कौन रख रहा था? देखा, बिदकना शुरू हो गया, बिदकना शुरू। मैंने नाम किसी का नहीं लिया, ये तरीका नहीं, ये सुशांत जी तरीका नहीं। सुशांत इज नॉट फेयर,
सुशांत is not fair. विवेक भाई, ये fair. मैंने तो बोला भी नहीं, ये समझ गए। मैंने किसी का नाम लिया बच्चों, मैंने किसी का नाम लिया, कभी आप पर लोग ये की बात समझ करेगी? ये भाई ये ठीक नहीं है, ये फॉर्मेट तो नहीं। अच्छा विवेक भाई, आपने भी तो दाढ़ी पे बोला, उनको बोलने दीजिए। उनको इन्होंने लगा सद्दाम नाम हुसैन की लेकर तरह बोला कि दाढ़ी। मोदी जी इज ट्राइंग टू कॉपी मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर। मैं फिर भी चुप रहा। मैंने बोला कोई व्यक्ति सद्दाम हुसैन की तरह दिख रहा है तो ये तुरंत जान गए कौन दिख रहा है। दूसरी बात, अभी इन्होंने हुमायूं कबीर की बात की, ये यही आरोप जो है ना, ये बोलते थे ओवैसी इनका बी टीम, ओवैसी इनका बी टीम। इनके मित्र रेवांत रेड्डी ने बोला ओवैसी गरीबों का सबसे बड़ा मसीहा है, ए ओवैसी आकर जुबली हिल पोल में हमको सपोर्ट कर दो और वाइस प्रेसिडेंट में सपोर्ट कर दो। तब ये बोले नहीं, ओवैसी थोड़ी बी टीम है बीजेपी की, ये हमारा आदमी है। मतलब ये किसी को भी हमारा आदमी था 2019 में, तो क्यों ले लिया ममता जी ने और अभी तक नहीं निकाला। और बाबरी बनाने का अगर एक और किसी ने स्टेटमेंट दिया है कि बाबरी फिर से बने, ये है कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और अभी हुमायूं कबीर। और तीसरी और आखिरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, देखिए बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं, कितने सारे टॉपिक उठा देते हैं। इन्होंने बोला कि बांग्लादेश बांग्लादेश बांग्लादेश, अरे भाई सीए कानून इसीलिए लाया था कि वहां पे प्रताड़ित हिंदू, प्रताड़ित सिख, प्रताड़ित ईसाई, इनको यहां पर शरण मिले। दोनों भाई बहन पैलेस्टाइन के मुसलमानों के लिए बैग टंगा के थे, आज तक एक स्टैंड नहीं लिया। और बांग्लादेश छोड़ो, हमारे बंगाल में मुर्शिदाबाद में पाठशाला देख लेना, उसमें बताया हरगोविंद दास एक ही लाइन। और सुन लीजिए चंदन दास, इनका मुर्शिदाबाद में वक्फ के नाम पर कत्ल किया गया। ये दोनों मुंह पर पट्टी लगाकर बैठे थे। दीपू दास छोड़ दो, पहले हरगोविंद दास का बताओ। एक ही लाइन। अच्छा एक ठीक स्टैंड नहीं ले है, पाए। एक मिनट बस समय निकल जाएगा। एक चीज देखिए, यहाँ आपको चैलेंज भी लोग कर रहे हैं कि बंगाल में जो आप कह रही हैं वो नहीं होगा, वो तो समय बता देगा, बहुत दूर नहीं है जी। बस फिर भी मैं बोलूंगी कि बंगाल में ममता जी की जो हाल है ना, वो शिशुपाल की तरह है। जब 100 गलती पूरा हो जाती है ना, उसके बाद आपको कोई चांस नहीं मिलता है। और दूसरी बात ये मैक्सिमम एक चीज हो सकती है कि ना तो इनको बहुमत ना उनको बहुमत, तो वहां पे अराजकता, एनर्की, वायलेंस और बढ़ने वाली है। और सरकार बीजेपी की भी बन जाए तो 2-2.5 साल तो वहां पे जो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम, वायलेंस खत्म नहीं होने वाला है। एंड देन पीस, तो ये है। अच्छा, लेकिन आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि ममता जी का ये आखिरी चुनाव होगा जी। ये क्यों कह रही हैं आप, और क्या फिर इसका मतलब ममता बनर्जी कभी पीएम भी नहीं बन पाएंगी? अब जब 2045-47 तक कांग्रेस है तो वो तो सॉरी बीजेपी है पार्टी, मतलब बीजेपी का सरकार रहेगा, तो वो तो बीजेपी ज्वाइन करने वाले नहीं है। और ये उनका लगभग दिस इज द एंड ऑफ हर करियर, जो वही शिशुपाल वाली बात है, दिस इज द एंड। उसके बाद और कोई चांस नहीं है। तो फिर उनकी जगह पार्टी के अभिषेक चलाएंगे? वो सब हो सकता है। मेरे पास एक्चुअली अभिषेक जी का कोई ऑथेंटिक कुंडली नहीं है, टीएमसी की कुंडली है मेरे पास, क्योंकि पार्टी की कुंडली जो है ना वो निकालना बहुत आसान है। पता है पार्टी कब तैयार हुई है, पर लोगों की ऑथेंटिक डाटा मिलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन समय क्या लेते हो पार्टी के तैयार होने में? जैसे टीएमसी का जो 12 बजे आप कॉन्सर्ट अनाउंस होता है, जब कुछ होता है उसके हिसाब से हम टाइमिंग उसको लेते हैं। तो बीजेपी का आपने 1980 लिया है, क्योंकि क्या आपने जनसंघ का लिया है? बीजेपी का, बीजेपी 1980। चलिए, बंगाल को लेकर बड़ी भविष्यवाणी हो गई। इतने टुकड़े हो गए, कांग्रेस कौन सी कांग्रेस का ले भाई, समझ नहीं, लेकिन बंगाल को लेकर बड़ी भविष्यवाणी शर्मिष्ठा जी ने की है और वो बहुत जल्द पता भी चल जाएगी सही हो रही है या नहीं हो रही है। अब एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी जिसका सबको इंतजार है वो है उत्तर प्रदेश को लेकर। क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कुंडली उनके फिर से मुख्यमंत्री बनने का इशारा कर रही है, और क्या योगी कभी पीएम बन पाएंगे? 1-1.5 साल पहले है ना, मैंने एक ट्वीट किया था, अभी भी वो ट्वीट होगा, कि 2025 के एंडिंग में या फिर 2027 की एंडिंग में वहां पे मुझे योगी जी का जो है एक बड़ी राइज दिखती है। उनका योगी जी का राइज मतलब योगी जी को अब जो ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर है उनका क्या राइज हो सकते हैं, तो वो सेंटर में उस टाइम में आ सकते हैं। और जो इलेक्शन लड़के आएंगे तो इलेक्शन वो जीत के आएंगे, पर हाँ सेंटर में आते ही वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि योगी जी की जो है अभी वीनस मतलब शुक्र में शुक्र का अंतर्दशा चल रहा है, 2028 तक रहेगा, 10वीं घर का मालिक है, फिर भी वो जो है दशांश में नीच का है, तो इतनी बड़ी पद अभी मिल जाएगा इतनी जल्दी ऐसा मुझे नहीं लगता है। सेंटर में कोई पोर्टफोलियो मिल सकता है, सेंटर में मिल सकता है जी। अब कब? 2027 के आसपास। 27 के आसपास। लेकिन 2027 का चुनाव वो जीतेंगे? जी जी एकदम 100%। जी। तो अखिलेश जी का क्या होगा फिर? उनकी कुंडली में क्या है? बहुत सब्सटेंशियल कुछ मुझे नहीं दिखता है कि वेरी मेजर, वो एक की फ्लोटिंग वाली चीज है। और जब ये 2024 में जब केंद्र सरकार का जो चुनाव हुआ है उसमें मोदी जी की जो है बहुत खराब स्थिति चल रही थी, उनकी पिक 7.5 ही चल रहा था, उनका विनस का शुक्र का महादशा 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी की 7.5 ही चल रही थी, योगी जी की 7.5 अच्छा, योगी जी की यस योगी जी की पिक 7.5 ही चल रही थी एकदम जब चंद्र के आसपास। तो और ऊपर से ये भी था कि उनका शुक्र का महादशा शुरू ही हुआ था उस टाइम में, शुक्र उनका नैऋत्य में है, दशमांश में तो नीच का है, तो उनको बहुत सताया है, जिस वजह से कहते हैं ना आपका खराब टाइम तो मुझे मेरा परफॉर्मेंस
अच्छा दिखने लग गया है, सो दैट्स व्हाट हैपेंड। तो अब मुझे नहीं लगता आगे ये चीज होने वाली। तो आपके हिसाब से जो लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को यूपी में बढ़िया सीटें आई, वो अखिलेश जी की नहीं थी बल्कि योगी जी की कुंडली खराब थी, वक्त खराब था, इसलिए आ गई। अब परफॉर्मेंस तो उनका ही बोलना पड़ेगा, पर अब ये भी एक मैटर था। लेकिन 2027 योगी जी जीत रहे हैं जी, और अखिलेश जी की सीटें बढ़ेंगी या परफॉर्मेंस वैसे ही ना रहेगा? बढ़ेगा तो शायद नहीं उतना ना, वो तो चलो अब जब 2027 में, अरे ठीक है भविष्यवाणी है, लेकिन इलेक्शन का जब टाइम वगैरह एक बार फिक्स होता है ना, डेट फिक्स होता है, तो बहुत दूर है, तब एक बार फाइनली देखा जा सकता है, पर अभी लेकिन अभी नहीं लग रहा है। विवेक भाई, नहीं, देखिए जहां तक 2024 की बात है तो सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री बनारस से जो लड़े थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री, 6 राउंड पीछे चल रहे थे और हारते हारते 1,52,000 वोट से जीते, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता बैठे हैं वो सब बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी 10 लाख वोट से जीत के आने वाले हैं। ये बात हो रही थी उस समय, लेकिन बनारस में क्या हुआ हम सबने देखा। तो सवाल तो ये भी है शर्मिष्ठा जी कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी 2029 में हिम्मत करेंगे बनारस से दोबारा लड़ने की, क्योंकि अरे वो सवाल आगे है। हाँ, वो गंगा पुत्र हैं। आप हमारा रनडाउन न बना। और जहां तक योगी जी की बात है तो मुझे लगता कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में शनि घुस चुका है, केतु राहु सब घुस गए हैं। योगी जी की 7.5 खत्म हो गई है कि अभी चल? वैसा नहीं है, पर अब जो पिक पीरियड है उससे तो थोड़ा क्या हुआ है, अब 7.5 साल है तो एक जैसा तो नहीं रहने वाला है, और 2026 का जो बीच में उनको थोड़ा सा बड़ा चैलेंजिंग टाइम आएगा। पर बात ये नहीं है ना, बात ये है 2027 में। लेकिन देखिए विवेक भाई एक इंटरेस्टिंग बात कह रही हैं, ये भी कह रही हैं कि 2027 के एंड में हो सकता है योगी जी सेंटर उनको ले आए। देखिए योगी जी ने खुद कहा है, एक मिनट साहब, योगी जी ने खुद कहा है, उनकी आप तो पत्रकार, आपको पता होगा कि सेंटर में आने से बेहतर मैं वापस जाना पसंद करूंगा, मैं मत जाना पसंद करूंगा। तो योगी जी सेंटर में तो आने वाले नहीं है, क्योंकि योगी जी में एक खासियत जरूर है, मैं बोलूंगा, अप्रिशिएट करूंगा कि वो रबर स्टैंप मुख्यमंत्री नहीं है, जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश या आप बिहार में नीतीश जी तो नाम के मुख्यमंत्री रह गए, सम्राट चौधरी और अमित शाह चला रहे हैं। योगी जी और अमित शाह जी की जो लड़ाई अंदरूनी है भारतीय जनता पार्टी में, वो जग जाएगी। वो कह रही है 2027 में उनका एक प्रमोशन दिख रहा है। अब प्रमोशन सीएम का क्या होगा? सेंटर ही आ सकते और क्या? नहीं, प्रमोशन ये होगा कि वो वापस मत चले जाएंगे 2027 में और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है। देखिए ऐसा है कि लड़ाई झगड़े की बात, और मैंने इनको इंटरप्ट नहीं किया तो पूरा सुनना पड़ेगा, लड़ाई झगड़े की बात वो ना करे जो पिता के हाथ से माइक खींच ले और चाचा को जगह ना दे। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, प्लीज रिएक्ट नहीं करना। दूसरी बात, एक समय था, आप तो उत्तर प्रदेश के निवासी, मैं भी यहीं का हूं, हम लोग को तो बताया जाता था कि आजम भी सीएम है, मुलायम जी भी सीएम है, वो कोई और भी 5 सीएम की बात होती थी, यहां तक कि कोई और लेडीज वगैरह की भी होती थी। तो मैं तो बोलना नहीं चाहता, जो 5 सीएम एक सीएम में देखते थे। तीसरी बात, मैं देखिए एक ही चीज बोलना चाहता हूं, देखिए बाकी की तो कुंडली मुझे रीडिंग नहीं आती, पर अखिलेश जी की मैंने एक दिन कुंडली उठाई, मैंने बोला इसमें कौन सा एक ये दिख रहा है कुछ भारी, कुंडली देखनी नहीं आती है और इन्होंने कुंडली भी उठाई, बता तो रहा हूं ना, उसको पढ़ भी लिया। अरे विवेक जी सुन तो लीजिए, भी कर, अरे इंटरप्ट बाद में कीजिए, पहले सुन तो लीजिए ना। इसीलिए मैं जान गया कि ये अखिलेश जी का टाइम खराब है, क्योंकि उसमें राहुल था, राहुल भारी ने राहुल भारी था। अब जितना जल्दी इनसे छुड़ाएंगे ना उतना जल्दी आपका उदय होगा। देखो भस्म कर दिया तेजस्वी को, भस्म कर दिया उद्धव को, भस्म कर दिया लेफ्ट को, अब आपके पीछे आ रहा है राहुल। राहुल वो जिसको भी छूते हैं वो भस्म हो जाते हैं। लेकिन ये जो 2 लड़कों की जोड़ी बनी थी, राहुल गांधी और अखिलेश जी की, आपको लड़के 60 साल के हो गए, लड़के अरे तो लड़के अपनी उम्र छुपाते हैं, ये बढ़ाए बता 55 साल के लड़के हैं। तो यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी का योग जो है वो क्या संकेत दे रहा है? राहुल गांधी जी का सच्ची में अच्छा टाइम नहीं है। तो जब तक 2027 में उनका बुध का अंतर्दशा शुरू होगा, और बुध का अंतर्दशा शुरू होगा, ऊपर से उनका उपपद लग्न वगैरह 4th हाउस में क्रॉस करेगा, तो मुझे सच्ची में नहीं लगता है राहु जब उनके 4th हाउस में जाएगा। नॉट अच्छा, थोड़ा सीरियस नोट पे, और जो शहजाद कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं उस पे न जाके, लेकिन क्या राहुल गांधी की जो कुंडली, और आप कह रहे हैं उनका खराब वक्त चल रहा है, क्या वाकई ऐसा हो रहा है कि राहुल गांधी जिससे सट रहे हैं उसकी कुंडली भी बिगाड़ दे रहे हैं? ये बोलना थोड़ा मुश्किल होगा। देखो सबकी अपने अपनी ऐसा होता है कि नहीं होता है कि कोई खराब वाला आपसे जुड़ जाए? हाँ, अगर उस हिसाब से बहुत जुड़ जाए तो आप उसके साथ इनको भी लेके डुबाएंगे, तो क्योंकि आपके दूर रहेंगे तो बेहतर है। नहीं डूबेंगे, तुमको भी लेकर डूबेंगे। अगर आपके
प्रारब्ध में, आपके भाग्य में फिलहाल जो है, एस्ट्रोलॉजी तो और कुछ नहीं है, आपकी डेस्टिनी को डिकोड करना है। अगर आपकी डेस्टिनी में अगर अच्छी चीज नहीं है, आप नहीं जीतेंगे तो आपके साथ का जो है वो भी नहीं जीतेंगे। तो या फिर उनका भाग्य, उनका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है जिस वजह से इसको ड्रैग करके बाहर लेके आ पा रहे हैं। अगर दोनों का ही मीडियोकर है, इनका बहुत ही खराब हाल है, तब तो एकदम। अच्छा, आप कह रही 2047 तक आपको लगता है कि बीजेपी या एनडीए की सरकार रहेगी। अभी तो आपको योगी जी का पीएम बनने का कोई स्कोप नहीं दिख रहा, भविष्य में कोई है, दिखता है आपको, लगता है कभी हो सकता है? ये शायद हो सकता है। yes. आप में से किस किस को लगता है योगी जी को कभी पीएम बनना चाहिए? हाथ खड़े करके बताइए। वो तेरी, इसमें तो बड़ा जेनजी को लग रहा है मोदी जी से ज्यादा योगी सपोर्टर ज्यादा दिख रहा है जेनजी। ऐसा क्यों भाई? थोड़ा इनसे पूछना पड़ेगा। योगी जी में क्या खास लगता है आपको? सर, उन्होंने यूपी में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट किया है, सभी महिलाओं के बारे में इतना सोचा है, तो हमें लगता है कि अगर वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो देश में भी डेवलपमेंट लेके आएंगे। जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है तो उन्होंने महिलाओं के बारे में बहुत सोचा है। मतलब पहले क्या होता था कि महिलाएं रात को आने से डरती थी, लेकिन लेट नाइट अब भी वो महिलाएं आती हैं क्योंकि उन्हें एक भरोसा है कि अगर इन फ्यूचर कुछ हो गया तो योगी जी हमें ऑन द स्पॉट इंसाफ दिलाएंगे। तो अगर महिलाओं को लग रहा है तो ऑफ कोर्स, मतलब आप में से किस किस को लग रहा है कि 2027 में यूपी इलेक्शन योगी जी जीतने वाले? हाथ खड़ा करके बताइए। 100% सबको लग रहा है, लड़कियों को ज्यादा लग रहा है। देखिए ये भविष्यवाणी इधर जा रही है। देखिए मैं इसका एक उत्तर देना चाहता हूँ। 10 मैं भी भविष्य से पहले, अब मुझे पता है ये लोग वो कोर्ट ऑर्डर पे जाएंगे, कुलदीप सेंगर वगैरह चीज उठाएंगे जो कोर्ट का विषय। सुन लीजिए ना, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जानता हूँ जो बोलते बॉयज विल बी बॉयज और रेप के आरोपी को कोई सजा ना मिले, वो कम से कम हमको लेक्चर ना दे। पर मैं आपको वर्तमान की स्थिति बताता हूँ। बच्ची ने अभी बोला कि 5 बजे मुजफ्फरनगर और वेस्ट यूपी में महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती थी। आज हमने नाइट शिफ्ट ओके कर दिया है, यहां से यहां तक आने का काम, और हमने हमारा विधायक ही क्यों ना हो उसको कन्विक्ट कराया। इन्होंने बोला बॉयज विल बी बॉयज, क्यों सजा देते हो? ये अंतर है। और इनको पता है कि योगी जी नैतिकता से, प्रामाणिकता से, एक बेचारा संत आदमी है, काम करता है, मंदिर चलाते हैं, ट्रस्ट चलाते हैं, बस यही है। किसी ने आलीशान मकान अपने लिए, मैं ये कह रहा हूं, बैंक की स्थिति देखिए उनकी। देखिए ग्रह नक्षत्र पढ़ के भविष्यवाणी करना अलग बात है। एक सैंपल यहां भी मिल रहा है कि महिलाएं जो है ना, वो योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो व्यवस्था है उससे बहुत प्रभावित है, और जेनजी कह रहा है कि भाई योगी जी लौटेंगे। तो ये एक पैटर्न दिखता है, आगे देखेंगे क्या होगा। लेकिन हमारे पास समय कम है, थोड़ा जल्दी आपसे भविष्यवाणी कराएंगे। एक तो डोनाल्ड ट्रंप, ये भाई साहब जो है ये लाइन पर आएंगे नहीं आएंगे, इनकी कुंडली क्या कह रही है? इनका एक्चुअली नवंबर 2025 से बहुत ही खराब टाइम शुरू हो गई है। उनका गुरु गया है उनकी 12वीं घर में, वहां पे ऑलरेडी शनि बैठा हुआ है। सो ये जो शनि और गुरु जब एक साथ, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इम्पीचमेंट या ऐसा ही कुछ इंटेंस उनके लिए आ रहा है। वो अगर नहीं सुधर रहे तो उनको सुधर दिया जाएगा। तो 2026 में तो उनको हो सकता है ये जो आज 100%, कल 200%, सुबह उठ के चेंज कर देते 100, 200, 300, इन सब है तो उनको बैक पर, मतलब उनको ये सब रिट्रैक्ट करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा, या फिर उनको वो ज्यादा फिट। यानी आप कह रहे हैं कि ट्रम्प का समय खराब है और वो और कमजोर पड़ेंगे? यस, ऑफ कोर्स। और भारत से जो ट्रेड डील होनी है उसमें उनके अपने लोग उनके खिलाफ आएंगे अभी, तो उनको सुधारना पड़ेगा। तो ट्रेड डील मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल मई के आसपास ये सब अभी सुधारना चाहिए धीरे धीरे। हाँ, अभी आप देखिए एप्स्टीन फाइल्स आई है तो उन पे वैसे ही तनाव जो है वो उनका थोड़ा बढ़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कई चीजें और मिलके, और अभी भारत ने भी एक लाइन खींची हुई है कि हम ट्रेड डील करेंगे, तो इससे आगे जाके नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं मंगल का दशा है, देखिए किस तरीके से मंगल हमारा आर्द्रा में है। मंगल जो है योद्धा है, वेरी डायरेक्ट है। अभी हम बोलते हैं कि हमें ये नहीं करना है और हमें ये नहीं चाहिए। सो वी आर वेरी वोकल अबाउट ऑल दिस थिंग्स। ये जो सारे चीजें हुआ है ये अभी शुरू हुआ है। मंगल का दशा आया है, हम बहुत स्ट्रिक्टली, बहुत बढ़िया से बोल रहे हैं कि हमें ये नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, हम इस पे हाँ नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, और आने वाले 7 साल हम ऐसे ही एटीट्यूड के साथ रहेंगे। भारत जो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, जो नरेंद्र मोदी ने लक्ष्य रखा हुआ है, आपको लगता है वो पूरा हो पाएगा? एक तो हमारे आप मंगल का महादशा में थोड़ा वार लड़ना है, बहुत कुछ है अभी आने वाला 7 साल 2032 तक, थोड़ा ब्रेकिंग टाइम, मतलब मेकिंग टाइम चल रहा है, आप कह सकते हो। दिस इज द मेकअप टाइम, जो होमवर्क टाइम हम लोगों की होती है, ये चल रहा है। तो जब तक 2032 के आसपास, वहां से तो भारत की गोल्डन पीरियड शुरू हो रही है। इट्स लाइक कि भारत चाइना को, आज जैसे चाइना क्या है, मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है पूरे धरती का। इंडिया आगे जाके चाइना को रिप्लेस करेगा और पूरा दुनिया का जो मैन्युफैक्चरिंग हब है
खत्म हो गया। मेक इन इंडिया कहाँ गया? नहीं, मेक इन इंडिया कहाँ गया ना? फैक्ट्स पे बात करिए। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो भविष्य की बात। अरे आपका वर्तमान खतरे में है, आप भविष्य। तो हम मैन्युफैक्चरिंग में जो है दुनिया भर में मतलब चाइना को रिप्लेस करने वाले हैं। तो शनि जब जब जो है ना मीन राशि में आता है, हर 30 साल में शनि मीन राशि में आता है। तो जब लास्ट टाइम जब वो शनि मीन राशि में आया तो वहां से 90s में वहां से जो है शुरू हुई है चाइना की। अभी जो है शनि फिर से घूम के मीन राशि में आया है। यहाँ से आने वाला 30 साल 35 साल इंडिया का है, भारत का। क्या बात है। लेकिन एक चीज और बताइए, जब आने वाला 30-35 साल भारत का होने वाला है, फिलहाल 2026 में, क्योंकि आपने पिछली बार एक प्रेडिक्शन किया था, लोगों ने जिन्होंने पढ़ा होगा उन्होंने बड़े नोट छापे, आपने कहा था सोना बहुत बढ़ेगा और इस साल, और आपने कहा था चांदी सोना से भी बढ़ेगा। हाँ, 2025 2026 में कहां निवेश करना बेहतर होगा? सोने में, चांदी में, शेयर मार्केट में? गोल्ड 2026 2027 फुल्ली गोल्ड, मतलब द ईयर फॉर गोल्ड, कंप्लीटली गोल्ड। तो मैं बोलूंगी कि स्टॉक मार्केट थोड़ी सी क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा सा स्लो और थोड़ा सा स्लगिश रहेगा। तो मैं बोलूंगी इस साल लोगों को स्टॉक मार्केट समझ आए, कुछ लोगों को समझ नहीं आती है तो उनको सोना चांदी दोनों ही बढ़ेगी। पर जैसे 2025 में चांदी सोना से भी ज्यादा बढ़ा, तो 2026 इज द ईयर ऑफ गोल्ड। और शेयर मार्केट और ऊपर जाएगा, स्टेबल रहेगा, क्या जाएगा पर बहुत स्लो। जैसे 2025 में तो बहुत फ्लक्चुएटिंग था, एक ही दिन में 200 पॉइंट नीचे भी 200 पॉइंट ऊपर भी। पर ये फ्लक्चुएशन बंद होगी, स्टेडी और थोड़ा स्लगिश इस तरीके से होगा। पर हाँ, थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा। हाफ ऑफ द ईयर जैसे ही जाने वाली होगी, सो देयर वी विल बी प्रोग्रेसिंग। अच्छा, जैसे वो म्यूचुअल फंड के बाद कहते हैं कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो ये भविष्यवाणी के लिए मैं क्लियर कर दूं कि सिर्फ भविष्यवाणी पे पैसा मत लगाइएगा, अपना रिसर्च करके भी थोड़ा लगा लीजिएगा। बाद में आपको भी गाली पड़ेगी, मुझे भी गाली पड़ेगी। ऑब्जर्वेशन, जस्ट छोटा सा बहुत ऑब्जर्वेशन। एक समय था जबकि हमारे देश में अयोध्या में एक विवादित ढांचा था, तब 2% की ग्रोथ रेट थी। जब से प्रभु श्री राम का मंदिर बना है, भारत एक अलग ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। प्रभु श्री राम के लिए हमारा तन मन धन देने को तैयार। ये चुनाव क्या है? अच्छा, एक चीज और, वो जो विवादित ढांचे की बात होती है, जिसको खुल के नहीं बोल रहे हैं, बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, वो बाबरी मस्जिद हटनी चाहिए, गिरनी चाहिए। एक व्यक्ति जो खुल के बोलते थे वो थे बाला साहब ठाकरे। अब वो आज तो है नहीं, लेकिन उनके परिवार के जो दो प्रमुख चेहरे हैं, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, अब हमने देखा कि वो भी हाल में साथ आ गए हैं। ये ठाकरे भाई जो साथ आए हैं, उससे उनकी पॉलिटिक्स में कुछ उछाल आएगा, आपको लगता है? मुझे आने वाले मुझे उद्धव ठाकरे जी का जो कुंडली है मेरे पास, पर वहां पे अगले 3-4-5 साल में तो मुझे कोई चेंजेस ही नहीं दिखती है। तो ऐसी कोई कुछ एक सिग्निफिकेंट चेंज दिखना पड़ेगा ना, कि आप जुड़ गए तो मुझे कोई सिग्निफिकेंस, मतलब ऐसी कोई प्रभाव आएगा एकदम नहीं दिख रहा है। ठीक है, शो खत्म करें उससे पहले ऑडियंस में से कुछ सवाल लेंगे। हाँ, एक मिनट जी। मेरा क्वेश्चन मैम से है, मैम बीजेपी बंगाल में कब जीतेगी? अभी उन्होंने बताया इसी साल जीतेगी बीजेपी बंगाल में। हाँ मैम, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे। आपने कहा कि अभी जो ये आने वाला साल है ये भारत के लिए थोड़ा सा तनावपूर्ण भी रह सकता है। तो मैम, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, ये नया साल आप जनवरी से गिन रही हैं या फिर जो हिंदू पंचांग के अनुसार आप इस चीज़ को गिन रही है? अगर आप हिंदू पंचांग के अनुसार गिन रही है तो हमारे देश में ज़्यादा लंबा संकट मैं देखता हूँ कि नहीं है। पर अगर आप अंग्रेजी पंचांग के अनुसार अगर देखती हैं तो बहुत बड़ा संकट है। तो आप इसमें क्या कहना चाहिए? कौन से पंचांग के अनुसार आपने ये भारत का भविष्य देखा? ठीक है, मैं बोलूंगी ये ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, जबकि हमने ये जो आपने कहा है कि हम जो चैत्र नवरात्रि में जो विक्रम संवत 2083 शुरू होगा उससे भी देखते हैं। पर मैं जो टाइमलाइन लोगों को यहाँ पे ऑन स्क्रीन बताया है वो हमने इंग्लिश कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से दिखाया। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये जो समय है इंडिया के लिए नहीं, खाली पूरे धरती के लिए, कहाँ कुछ होगा अचानक शुरू हो जाएगी। सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ फॉर द ह्यूमन मैनकाइंड। अच्छा, आखिर में वक्त बहुत कम है, इसलिए एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ खेल रहे हैं, और वो सवाल जिसका शुरू से लोगों को इंतजार होगा कि 2029 में नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे या नहीं। पहला सवाल यही है रैपिड फायर राउंड में कि 2029 में नरेंद्र मोदी फिर पीएम बनेंगे या नहीं? यस, मैं ब्रह्मा जी नहीं हूं, थोड़ा गलत हो सकती हूँ, पर 98% चांसेस मोदी जी को बनेंगे। मोदी जी के बाद अगला पीएम कौन बनेगा बीजेपी से? आपको लगता है कोई? ये बोलना मेरे लिए इसलिए मुश्किल हो रही है क्योंकि सबकी कुंडली मेरे पास नहीं, ऑथेंटिक कुंडली होती ही नहीं है। पर इतना समझ में आ रहा है मोदी जी अगर जाते हैं तो ऐसे किसी को दे सकते हैं जो थोड़ा सा
वो एक क्या बोलते हैं एम्प्लॉय माइंडसेट में हो, बहुत नेता टाइप नहीं हो, इस टाइप का कोई आ जो उनका आदेश लेके उनका आदेश, इनका मतलब बॉस मोदी जी रहेंगे और जो पीएम होगा वो एम्प्लॉय होगा। इंस्ट्रक्शन में बोलूंगी, ऐसा कुछ नहीं, मतलब उनका इंस्ट्रक्शन, क्योंकि उनका यहाँ पे सीएम और पीएम की इतनी बड़ी अनुभव है ना, तो उनका इंस्ट्रक्शन ले पाए। क्या 2029 में कांग्रेस का फेस प्रियंका वाड्रा होंगी? हो सकती है। आई एम रियली नॉट श्योर अबाउट। अच्छा, क्या 2026 में भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा 26 में, या और टाइम लगेगा? नहीं, और टाइम लगेगा। और टाइम लगेगा, अभी नहीं बनेगा। 2026 में कोई बड़ी आपदा या अनहोनी की आशंका आपको लग रही है? कोई बहुत बड़ी? बहुत, क्योंकि इतना ज्यादा फायर एक्सीडेंट, एयर एक्सीडेंट भी, और अलग अलग ट्रेजेडी होने वाली है। वार सबसे बड़ी तो ये है, वार ही होने की बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि पीओ के 2027 तक हम ला रहे। एक चीज समझिए, ये जो दो संयोग बन रहा है, एक शनि का मेष राशि में जाना और उनका केतु का अंतर्दशा शुरू होना। पिछले साल उनका केतु का महादशा शुरू हुआ था 7 साल के लिए, 2000 to 2007। 3 प्रधानमंत्री उन लोगों ने यूं चेंज कर लिया था, और उनका कितनी बार पता नहीं वो उनका जो मिलिट्री शासन आई थी, तो उनकी देश का हाल इट्स डन एंड डस्टेड। 2027 में पीओके का मतलब पाकिस्तान का टुकड़ा होना निश्चित है। एक आखिरी सवाल, क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा? जिसकी बात बनेगा, पर अभी नहीं, बहुत टाइम है। इट्स लाइक वही जब राहु का महादशा आएगा 2032 के आसपास, वहां से वो हिंदू राष्ट्र बनेगा। मेरा एक सवाल, हाँ, राहुल जी को बहुमत तो मिलने से रहा, बहू मिलेगी? ये मैंने नहीं देखा, पर कैसे बहू मिलेगी? उनका अरे यार, बोलने का तरीका होता है। मतलब वो पूछ रहे राहुल जी की शादी के लिए। मैं भावनाओं को समझ, विवाह होगा कि नहीं? मैं भावनाओं को चलिए, दोनों की यही इच्छा है कि विवाह तो कम से कम कर ले। मेरी कोई इच्छा नहीं, देखा है राहुल जी को राहुल जी करना है तो करें, मुझे क्या करना है? सुन, इसमें ये तो मुझे एकदम नहीं लगता है, पर नहीं, इनका भी बता दीजिए, इनका निकाह होगा कि नहीं? ये दूसरों के निकाह के पीछे सिंगल रहूंगा। ये मेरे जितने भी लोग पीछे लगे हुए हैं ना, इनकी भविष्यवाणी कभी पूरी नहीं होगी। इनका निकाह होगा तो हमें इनविटेशन मिलेगा कि नहीं? वो देखिए, ग्रह नक्षत्र अपनी जगह बदलते हैं, ठीक लगता है, आप अपनी जगह पकड़े रहिए। हम हमारे साथ स्पेशल शो में इतना ही है, लेकिन शर्मिष्ठा जी बहुत अच्छा लगा आप आई, बहुत सारी आपने भविष्यवाणियां की, और हमारा मकसद ये था कि 2026 को हम थोड़ा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी समझें। एस्ट्रोलॉजी के अपने उतार चढ़ाव होते हैं, कुछ चीजें सही होती हैं, नहीं होती हैं, लेकिन देश हमारा आगे बढ़ेगा अगर ये आत्मविश्वास हमारा बना हुआ है, तो कोई ग्रह नक्षत्र उसको हिला नहीं सकता। तो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।